नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए जरूरी और इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में, जो निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। कल की डेट में पार्लियामेंट्री में इसको पेश किया गया है। इसके चलते अब आपका पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 बंद कर दिया जाएगा और ये नया एक्ट लागू कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से ये बिल जारी होगा और ये लागू किया जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं इसकी कुछ खास बातें, क्या क्या बदलाव इस बिल के अंदर किए गए हैं, क्या नहीं किए गए हैं। पूरी डिटेल के साथ आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इस बिल के अंदर अराउंड 5,12,000 वर्ड्स थे यानी टेक्स्ट थे, जिसको इन्होंने 50% कम करके सिर्फ 2,60,000 वर्ड्स के कर दिए हैं। यानी इनकम टैक्स आधा खत्म कर दिया गया है। जो लैंग्वेज थी उसको सिंपल कर दिया है, कंसाइज कर दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर थे 47 जिसको कम करके 23 कर दिए हैं। टोटल सेक्शंस इंक्लूडिंग ऑल 818 थे जिसको इन्होंने कम कर 536 कर दिए हैं। इसके अलावा प्रोविजो एक्सप्लेनेशन थे, पहले ये प्रोविजो एक्सप्लेनेशन थे लेकिन अब यहां पर रिमूव कर दिए गए, कोई भी अब प्रोविजो एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे यहां पर। उसके अलावा सबसेक्शंस क्लॉजेस दिए गए हैं। पहले 1200 प्रोविजंस और एक्सप्लेनेशन अराउंड 900 एक्सप्लेनेशन थे। इसके अलावा अगर टेबल्स की बात करें तो 18 टेबल्स थी, अब 57 टेबल होगी। और मेन इंपॉर्टेंट यहां पर अकाउंटेंट, यहां पर बात चल रही थी कि सीएस और सीएमए को टैक्स ऑडिट की जो है यहां पर अथॉरिटी दी जाएगी, लेकिन यहां पर एक्ट जो बिल जारी किया गया जिसके चलते अब यहां पर क्लियर कर दिया जो अकाउंटेंट है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो करंट इनकम टैक्स था हमारा 1961 जिसके अंदर 65 टाइम्स इसको अमेंड किया गया था और 4,000 से ज्यादा अमेंडमेंट हुए हैं। तो दोस्तों इस बिल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको रिड्यूस किया गया है, यानी लगभग 50% यहां पर कम कर दिया गया है। यहां पर ज्यादातर जो प्रोविजंस थे जो काम के नहीं थे उनको हटा दिए गए हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर लैंग्वेज यहां पर रखी है, बहुत ही आसान भाषा में एक आम आदमी भी समझ सके ऐसी भाषा में यहां पर रखा गया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और मेजर चेंज किया गया है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को देखकर। यहां पर अब आपका ना प्रीवियस ईयर होगा ना असेसमेंट ईयर होगा, यहां पर अब नए बिल के अंदर आपका होगा टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा इस बिल को बनाने के लिए अराउंड 66,000 मैन हावर्स लगे हैं। इस बिल में ज्यादातर कोई टैक्स रेट को चेंजेस नहीं हुआ है, ना ही कोई मेजर पॉलिसी चेंज हुई है। हेड ऑफ इनकम जो है वो आपके सेम रहेंगे। जो पहले हेड ऑफ इनकम थे सैलरी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हाउस प्रॉपर्टी, यही हेड जो है वो आगे कंटिन्यू होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेजर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। यहां पर जो भी अमेंडमेंट्स थे फाइनेंस बिल 2025 के अंदर जो जारी किए गए थे वो सभी के सभी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। टीडीएस और टीसीएस के जो सेक्शन थे अराउंड 71 उसको कम करके 11 कर दिया है। लैंग्वेज एकदम सिंपल कर दिए, कुछ टेबल्स फॉर्मूलास यहां पर क्लैरिटी के लिए रखे गए हैं। यहां पर जो स्कोप है वो सिंपल है, इजी अंडरस्टैंड के लिए और कंसाइज करने के लिए। यानी जो हमारा पुराना इनकम टैक्स एक्ट था उसी को यहां पर कंसाइज कर दिया गया है, यानी कम करके आसान भाषा में आपके लिए लेकर आए हैं। ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन हालांकि कुछ कुछ चेंजेस यहां पर देखने को मिले हैं इस बिल के अंदर। आइए छोटे छोटे स्मॉल जो चेंजेस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स बिल जो है वो यहां पर जारी कर दिया गया है, यानी एक नया एक्ट नया लागू कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर डरने की बात नहीं है। अब यहां पर आपका जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961 वो खत्म कर दिया जाएगा और नया बिल रहेगा जिसके अंदर सेम प्रोविजन सेम सेक्शंस रहेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ लैंग्वेज को चेंज किया और सेक्शन नंबर्स को जो है वो चेंज किया है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को, बात करते हैं जो भी मेजर चेंजेस इनकम टैक्स बिल के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईयर के बारे में। तो ईयर को लेकर एक इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो इस बार इनकम टैक्स बिल के अंदर किया गया है। दोस्तों हालांकि इनकम टैक्स जो पुराना था जिसके अंदर 2 ईयर दिए जाते, एक तो होता आपका प्रीवियस ईयर और दूसरा आपका होता असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें आप इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर आपका वो होता है जो इनकम आपने अर्न करी है उसको हम टैक्स करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 अगर आपका है
तो उस केस में आपका असेसमेंट ईयर यहां पर होगा 25-26, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो भी आपने इनकम अर्न करी है उसका टैक्स हम जमा करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 में, जिसके लिए ड्यू डेट होती है। कौन सी ड्यू डेट होती है? दो अलग तरीके की ड्यू डेट होती है, एक तो 31 जुलाई नॉन ऑडिट केस वालों के लिए, और एक होती है 31 अक्टूबर ऑडिट केस वालों के लिए। ध्यान रखिएगा 30 नवंबर भी होती है अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर है, स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में है तो उस केस में 30 नवंबर होती है। तो यहां पर आपका जो टैक्स है आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न कब भरा जाएगा? असेसमेंट ईयर 25-26 में, लेकिन किस साल के लिए? फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। जब आप आईटीआर 1 देखते हैं तो उस केस में यहां पर आपका असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा हुआ होता है, जबकि वो और कुछ नहीं आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 रहता है। अब सरकार ने ये जो प्रीवियस ईयर है उसको खत्म कर दिया है, ये असेसमेंट ईयर है उसको भी खत्म कर दिया है। अब यहां पर आपका नया ईयर आ चुका है। क्या है ये नया ईयर? ये नया ईयर है फाइनेंशियल ईयर, या इसे हम कहेंगे टैक्स ईयर। तो ध्यान रखिएगा अब सरकार नया डेफिनेशन लेके आई है फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर। क्या है फाइनेंशियल ईयर, क्या है टैक्स ईयर, आइए ये भी जानते हैं। टैक्स ईयर में यहां पर 12 महीने दिए गए हैं, यानी 1 अप्रैल से आपका ईयर स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा? 31 मार्च तक। तो 12 महीने के जो पीरियड है वो यहां पर दिया जाएगा, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और उसे ही अब हम यहां पर टैक्स ईयर कहने वाले हैं। तो सरकार ने एक नया डेफिनेशन लेके आई है टैक्स ईयर। अब ये टैक्स ईयर के हिसाब से आपको देखना है, यहां पर ना आपका प्रीवियस ईयर होगा ना असेसमेंट ईयर होगा, ये आपको नहीं देखना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपका अगर है ये टैक्स ईयर माना जाएगा, तो उस केस में आपने जो भी इनकम यहां पर अर्न करी है उसका रिटर्न आप भरेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। फाइनेंशियल ईयर कह दीजिए या फिर टैक्स ईयर कह दीजिए। तो ध्यान रखिएगा अब यहां पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, टैक्स पेयर आसानी से अब समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां पर 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इसमें एक और चीज ऐड करी गई है, अगर किसी का नया बिजनेस है या प्रोफेशन है तो उस केस में जब से उन्हें सेटअप किया है या कोई नई सोर्स ऑफ इनकम आई है, इन दोनों ही केस में मान के चलिए सेटअप और जो न्यू सोर्स ऑफ इनकम आई है बिजनेस प्रोफेशन के तहत, तो उस केस में अगर वो 1 सितंबर से आई है तो 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक जो है वो टैक्स ईयर माना जाएगा। तो यहां पर शॉर्टर जो है, शॉर्टर टैक्स पीरियड, शॉर्टर आपका टैक्स ईयर जो है वो मान लिया जाएगा अगर आपका जो बिजनेस प्रोफेशन है न्यूली सेटअप है या कोई नई जनरेटेड इनकम आई है। तो उस केस में यहां पर 1 अप्रैल नहीं बल्कि जो भी शॉर्टर पीरियड होगा जब से आपका स्टार्ट होगा तब से माना जाएगा, कब तक? 31 मार्च तक। तो सरकार द्वारा यहां पर टैक्स ईयर लेकर आई है। अब इस टैक्स ईयर के हिसाब से ही आपका जो आईटीआर फॉर्म होगा, आईटीआर 1, जिसके अंदर अब आपको टैक्स ईयर दिखाई देगा 25-26, यानी इसी साल के लिए हम रिटर्न भर रहे हैं वही आपको दिखाई देगा। यहां पर आपको असेसमेंट ईयर नहीं दिखाई देगा, ना ही कोई अलग ईयर दिखाई देगा। हालांकि ये जो फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा टैक्स ईयर 26-27 में, भरा 26-27 में जाएगा लेकिन दिखाया 25-26 में ही जाएगा। आ जाते अपने सेकंड पॉइंट पे। तो एग्रीकल्चर इनकम को लेकर इनकम टैक्स बिल के अंदर कई सारे चेंजेस किए गए हैं। आइए बात करते हैं। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर से इनकम है तो अब आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें आपके लिए टैक्सेबल होने वाली है। अगर आप रेंटिंग, लीजिंग या कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड से, ध्यान रखिएगा ये अर्बन एग्रीकल्चर अगर लैंड है तो पहले यहां पर एग्जम्पशन दिया जाता था, लेकिन अब इस बिल के तहत आपसे ये एग्जम्पशन ले लिया जाएगा। यानी अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप रेंट पर दे रहे हैं या वहां से कोई इनकम जनरेट हो रही है, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा, यहां पर अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर अगर आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यानी आपने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है लेकिन उस पर आप एडिशनल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उस केस में पहले एग्जम्पशन था लेकिन अब आपके लिए टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा है वो है नर्सरी ऑपरेशन। पहले यहां पर एग्जम्प्ट थी जो भी नर्सरी ऑपरेशन से इनकम होती थी, लेकिन अब जो भी कॉमर्शियल नर्सरी ऑपरेशंस होंगे वो आपके लिए टैक्सेबल होंगे। अगर कोई ट्रेडिशनल नर्सरी है तो उस केस में एग्जाम दे दिया जाएगा। इसके अलावा एक मेजर चेंज है डेयरी फार्मिंग। अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम आपको हो रही है,
पहले ये एग्जाम था, लेकिन अब आपके लिए पूरी तरीके से टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा एग्रो बेस अगर आप इंडस्ट्री ओपन करते हैं, स्मॉल स्केल्स के लिए बेनिफिट दिया गया है, लेकिन जो लार्ज स्केल्स की एग्रो बेस इंडस्ट्रीज है तो उसके लिए यहां पर टैक्सेबिलिटी होने वाली है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर एग्रीकल्चर से आपको रेंटिंग, प्रोसेसिंग, नर्सिंग, डेयरी फार्मिंग या एग्रो बेस से इंडस्ट्री से अब इनकम होगी तो वो अब आप टैक्स के दायरे में आने वाले। अब तक आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल रहा था, लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर इन सभी इनकमों को टैक्सेबल किया है। आ जाते अब अपने तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट जो है वो एचआरए में चेंज किया गया है। तो एचआरए में क्या चेंज किया गया, आइए इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले यहां पर रेंट रिसिप्ट की बात करते हैं। तो पहले के हिसाब से अगर आप रेंट अगर ले रहे हैं तो उस केस में अगर 3,000 रुपये से ज्यादा पर मंथ से ज्यादा का अगर रेंट है तो उस केस में आपको रेंट रिसिप्ट लेना कंपलसरी था, यानी मैंडेटरी था। लेकिन अब आपको न्यू बिल के हिसाब से अब आपको भले ही 3,000 हो या उससे कम हो, आपको यहां पर मैंडेटरी रेंट रिसिप्ट लेनी पड़ेगी। कोई लिमिट नहीं दी गई है, नो लिमिट के साथ। दूसरा यहां पर बताते हैं, आपको कैश जो है वो अलाउ किया जाता था। रेंट आप कैश में दे सकते थे, लेकिन उसमें कोई भी लिमिट नहीं थी। अब यहां पर मैंडेटरली यहां पर आप अगर कैश देते हैं तो उस केस में कैश की लिमिट रखी गई है 50,000 रुपये तक। 50,000 पर मंथ पर एनम। 50,000 पर एनम से ज्यादा अगर आप देंगे कैश तो उस केस में डिस अलाउ कर दिया जाएगा। तीसरी बात करते हैं रेंटल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। तो पहले ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिना रजिस्ट्रेशन के यानी बिना रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाए आप यहां पर रेंट यानी एचआरए क्लेम कर सकते थे। लेकिन अब आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, रजिस्टर करना जरूरी है आपके रेंट एग्रीमेंट को। इसके अलावा अगर आप पेरेंट्स से अगर रेंट देते हैं, पेरेंट्स को रेंट पेड करते हैं, तो पहले सिर्फ रेंट रिसिप्ट से ही काम चल जाता था। लेकिन अब पेरेंट को अगर रेंट दे रहे हैं तो उस केस में डिजिटल पेमेंट दिखाना कंपलसरी होगा। डिजिटल पेमेंट दिखाना है, प्लस आपके जो पेरेंट्स है वो अपनी आईटीआर में वहां पर इनकम दिखाना कंपलसरी है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहां पर कंडीशंस रखी जाएगी जहां पर आपको एचआरए क्लेम करना होगा, अदरवाइज आप एचआरए के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। तो चौथा जो बदलाव किया गया है वो रिलेटिव के डेफिनेशन को लेकर किया गया है। अगर आप किसी से गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं, वो आपका रिलेटिव है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिलता है। इनकम टैक्स नए बिल के अंदर क्या चेंज किया गया है, आइए जानते हैं। तो रिलेटिव आपके डेफिनेशन जो दिया गया है वो आपकी स्पाउस हो सकती है, आपका ब्रदर या फिर आपकी सिस्टर हो सकती है, या फिर आपके स्पाउस के ब्रदर सिस्टर जो है वो हो सकते हैं। आपके ब्रदर सिस्टर जो है आपके पेरेंट्स, आइदर जो भी आपके स्पाउस के या आपके जो पेरेंट्स होंगे उनके ब्रदर सिस्टर है। इनके अलावा जो भी लीनियन एसेंडेंट डिसेंडेंट है, जो भी लीनियन एसेंडेंट और डिसेंडेंट है वो भी यहां पर कवर करते हैं इस रिलेटिव डेफिनेशन में। आपके स्पाउस के लीनियन एसेंडेंट डिसेंडेंट है वो भी यहां पर कवर करेंगे। यानी लीनियन एसेंडेंट डिसेंडेंट के मतलब आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, आपके परदादा दादी, और डिसेंडेंट का मतलब है आपके बच्चे, आपके परपोते, आपके पर के परपोते। तो यहां पर जो है चेंज किया गया है नए इनकम टैक्स बिल के अंदर। अब इस लीनियन एसेंडेंट डिसेंडेंट में जो आपका या आपके स्पाउस के हैं उनमें एक नया वर्ड ऐड कर दिया है, मैटरनल और पेरेंटल। तो यहां पर मैटरनल और पेरेंटल जो है वो भी ऐड कर दिया गया है। यानी आपके मदर के साइड के जो रिलेटिव है, आपके फादर के साइड के जो रिलेटिव है, अब वो भी इस रिलेटिव के डेफिनेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। आइए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। मैटरनल यानी आपके मदर के साइड के जो भी रिलेटिव है, मदर के साइड के जो भी रिलेटिव है, जैसे कि आपके नाना और नानी, ये कौन हो गए आपके ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर। इसके अलावा आपके मामा या फिर मामी, ये हो गए आपके मैटरनल अंकल, और ये हो गए आपके मैटरनल आंट। तो दोस्तों मैटरनल यानी मदर साइड्स के जो रिलेटिव है,
पैटर्नल की बात करें तो आपके फादर के साइड के जो भी रिलेटिव है, फादर के अगर पेरेंट्स है यानी दादा दादी, तो पैटर्नल ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर। दादा दादी के अलावा अगर आपके फादर के भाई है, बड़े भाई है, ताऊ या ताई, तो ये आपके हो गए पैटर्नल अंकल। और पेरेंट्स के छोटे भाई हैं तो उस केस में चाचा और चाची, तो ये भी पेरेंटल अंकल माने जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पैटर्नल मतलब आपके फादर के साइड्स के और मैटरनल मतलब आपके मदर के साइड में। तो ये दो नए वर्ड जो है अब यहां पर ऐड किए गए हैं रिलेटिव के डेफिनेशन में, जहां पर मैटरनल और पैटर्नल इंक्लूड भी अब किए जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने इनकम टैक्स बिल के बारे में डिस्कस किया, जो चेंजेस थे, कुछ चेंजेस के बारे में आपको बताया, क्या क्या नए चेंजेस किए गए। इसके अलावा भी लगते हैं आपको इन बिल के अंदर चेंज किए गए, तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।